एंजल इन्वेस्टर के लिए ना एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि आपके साथ और लोग कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं. फॉर आवर फंड इट इज़ a रेड फ्लैग. वी नॉर्मली डोंट इन्वेस्ट इन द कंपनी विच जस्ट ब्रिंगिंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड. तो अगर हम इसके शार्क टैंक वाले एपिसोड में भी जाएं तो पांचों शार्क्स ने इन्वेस्ट किया था क्योंकि वो इमोशनली भी इससे अटैच. So hi everyone, welcome to our new episode. This is going to be a very interesting episode because we have brought Mr. Amit Singhal. उनके बारे में एक छोटा सा introduction. Currently he runs two funds. One is RTAF, which is a sector agnostic angel fund, similar to what Unicorn Ventures is. And second is Fluid Ventures, which is a D2C focused Cat1 AIF, right? So Amit ji, first of all, thanks a lot for accepting our invitation and coming on this podcast series. Thank you very much, Vijay, for inviting me here. It is always a wonderful experience sharing the thought with you. Absolutely. So, Amit ji and I have some long history. We keep on meeting on events. It's a good bonding across. We both are chartered accountants. So I always, when I meet him, something new knowledge I try to get from him. Right? And same here. So आज का podcast हम लोग इस फॉर्मेट पे रखेंगे दैट वी वुड लव टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस एंड हाउ ही हैज़ हेल्प सो मेनी फाउंडर्स अक्रॉस हिज इन्वेस्टिंग जर्नी एंड ऑल्सो एडवाइजिंग जर्नी. हाउ दिस ऑल स्टार्टेड. आपने 2004 में CA क्लियर किया. हाउ द जर्नी हैज़ बीन फ्रॉम सिंस देन. 2001 में आई डिड माई आर्टिकलशिप एट सुरेश चंद्र एंड एसोसिएट्स बेस्ड आउट एट CP न्यू दिल्ली, वेयर आई वाज थिंकिंग कि लाइफ तो मेरी जो है वो इसी में चलेगी कि PSU ऑडिट और बैंक ऑडिट के अंदर. क्योंकि जब हमने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी वहाँ पर तो केवल और केवल बैंक ऑडिट ही थे. तो आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद लोट्स ऑफ बैंक ऑन वेरियस प्रोजेक्ट लाइक कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट. एंड मुझे काम करने का मौका मिला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एज ए ऑडिटर. तो वो एक जर्नी थी. फिर मुझे उसी के बेस पर जब मैंने 2004 में CA करी तो आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ए फर्म कॉल्ड KK सोनी एंड कंपनी. अगेन स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट. तो ऐसा लगा था लाइफ तो ऑडिट में बन गई और सबसे बढ़िया चीज़ है दूसरों की गलतियाँ निकालो, काम करते रहो और कुछ नहीं करना. तो गलतियाँ निकालने का काम था तो और इंटरेस्टिंग भी काम काफ़ी था. तो आई गोट एन अपॉर्चुनिटी इन 2005 टू फाइनलाइज द बैलेंस शीट ऑफ ONGC विच वॉज ट्रीटेड एज द बिगेस्ट बैलेंस शीट ऑफ इंडिया. तो वो मेरी जर्नी थी. फिर 2006 में आई स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस अलॉन्ग विद माई सीनियर पार्टनर मनीष अग्रवाल. सो द फर्म नेम वाज ASR एंड कंपनी. वी गोट ए डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. वी वर्क विद MSME clients as well. We worked with larger clients like Motorola, Jubilant FoodWorks, General Electrics, and those all clients, including Microsoft as well, where we were working on their outsourcing project. They outsourced certain activities to us, and we were performing from our office. And we had a staff of 235 people, which me and my partner were managing. बट एक अच्छी चीज़ हुई उसी के अंदर 2007 में नेटवर्क 18 ने एक सेपरेट आर्म बनाई कॉल्ड कैपिटल 18 टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप. एंड आई स्टार्ट वर्किंग विद वेरियस स्टार्टअप्स एट दैट टाइम. सम ऑफ देम वाज वेब चटनी, नेटवर्क प्ले, जस्ट कंसल्टिंग एंड मैनी मोर. एंड आई रियलाइज़ कि जो फाउंडर की थॉट प्रोसेस होता है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर से. क्योंकि दे हैव ए वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दे कीप वर्किंग इन ए वेरी फ्रूगल वे वेयर दे हैव टू वर्क एवरीथिंग बट नो रिसोर्सेज आर देयर. तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा एंड आई स्टार्ट वर्किंग विद दैम क्लोजली. तो 2014 में आई डिसाइडेड कि मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी बनानी है जो स्टार्टअप्स को हेल्प कर सके. क्योंकि इसके अंदर क्या था कि इन्वेस्टर की एक रिक्वायरमेंट होती थी कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप से MIS चाहिए. फाउंडर को लगता था कि मैं अपना बिजनेस करूं या ये फाइनेंशियल जार्गन के अंदर अटकूं. कई जगह तो यही होता था कि फाउंडर से बात भी करो तो सर्विस टैक्स क्या होता है, TDS क्या होता है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं. फिर इस गैप को पूरा करने के लिए वी स्टार्टेड ए कंपनी कॉल्ड स्टार्टअप बडी इन 2015 वेयर वी स्टार्ट वर्किंग विद स्टार्टअप्स एज ए वर्चुअल CFO. तो वो अपना सारा फाइनेंस फंक्शन हमें आउटसोर्स कर देते थे, हम उनका पूरा फाइनेंस फंक्शन अपने ऑफिस से काम करते थे. इस दौरान भी मुझे काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिला. लाइक Mamaearth वाज वन ऑफ द क्लाइंट वेयर वी वर्क वेरी क्लोजली विद वरुण अलग. आई लर्न ए लॉट फ्रॉम हिम द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल विच ही वाज वर्किंग. तो 2015 में ही मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई बर्गर सिंह के साथ. तो बर्गर सिंह वाज माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. देन आई इन्वेस्टेड इन अनदर कंपनी कॉल्ड इनर शेफ इन 2016. Advantage Club was my third company, which is now Y Combinator company. TruePay was another company which was acquired by the mobile wallet company. Orowealth recently acquired by Incred. That was my fifth, sixth company. So over the period of 6-7 years, I invested in more than 40 companies. Sometimes 40 numbers look very big, but on the same side, if you have invested in 40 companies over 6-7 years, it means you have invested in 6-7 companies every year.
सो दैट वाइज माई रन रेट कि हर क्वार्टर में एक या दो कंपनियों के अंदर मैं इन्वेस्ट कर देता था। कुछ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आई गोट ए गुड एग्जिट फ्रॉम देयर एज वेल, आई हेल्प अदर फ्रेंड्स एज वेल टू मेक मनी आउट ऑफ दिस एसेट क्लास। देन इन 2021 आई डिसाइडेड टू सेट अप माई ओन फंड विच वॉज फ्लूइड वेंचर। उसकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही बिकॉज इट वॉज D2C फोकस्ड फंड, बट स्टिल देयर वॉज ए लिमिटेशन बिकॉज इन VC fund the ticket size is extremely high. You have to invest at least 1 CR. So there were few people who want to become part of this journey as an investor, but they don't want to invest such a big money. So that's how I started another fund called Real Time Angel Fund, where as per SEBI the ticket size is only 25 lakh rupees over the period of 5 years. So it is a kind of a mix of retail come HNI system where they are investing very small money, starting with 1-2 lakh rupees in each startup. तो ये ओवरऑल जर्नी रही। तो अगर मैं वैसे अपना इन्वेस्टमेंट का पूरा होराइजन बताऊँ तो 40 एंजल इन्वेस्टमेंट, 10 कंपनियां हमने फ्लूइड से करी हैं और 24 कंपनीज अब तक रियल टाइम एंजल फंड से करी है। तो कई बार मैं मजाक में कहता हूँ कि मैंने आज तक देखो 84 लोगों से तो नेगोशिएशन किया है शेयर होल्डर एग्रीमेंट के ऊपर। सो दैट इज़ माई एंटायर जर्नी। That's been quite a roller coaster, right? Correct. Being into audits and then navigating towards the startup side, providing services to them, then investing in themselves, and then actually coming back to the fund side where you're actually convincing people to invest in the ideas you are backing up. One is you're investing yourself into startups. There, your gut feeling is what is taking up. Do you see there is a responsibility now on your shoulders where these angels are depending on your calls and investing in these startups? So is there a shift in how you think now when you look at startups? या एब्सोल्युटली विजय, इसमें एक चीज़ तो यही है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने सही कहा कि दैट इज़ समटाइम्स इट बेस्ड ऑन द गट फीलिंग एज वेल, कि आपको फाउंडर बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने कहा कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ बना लेगा हम फ्यूचर में, कर देते हैं। तो यू राइटली सेड दैट वाज द केस। जब से फंड होता है तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इनफैक्ट पेपर वर्क भी काफ़ी बढ़ जाता है और कंप्लाइंसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए कोई भी कंपनी आज के दिन हम लोग बिना ड्यू डिलिजेंस के नहीं कर सकते। ड्यू डिलिजेंस टेक्स इट्स ओन टाइम। पेपर वर्क में हर क्लोजेस के ऊपर लॉयर्स के साथ एक लंबा डिस्कशन चलता है। आज के दिन एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए कम से कम नहीं तो 5-6 हफ्ते तो आराम से लग जाते हैं। तो दैट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। देन यू हैव टू गो डीपर। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस करने के लिए यू विल हैव टू गो टू देयर क्लाइंट्स, देयर एम्प्लॉइज़, देयर नेटवर्क टू अंडरस्टैंड कि फाउंडर की पेडिग्री कैसी है एंड हाउ ही बिहेव्स विद ऑल दिस पीपल। सो यू हैव टू डू लोट्स ऑफ थिंग विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग एंजल इन्वेस्टमेंट। सो यू राइटली सेड responsibility is high, or because you are a SEBI governed fund, so there are lots of paperwork as well, where you have to deal with the trustee, you will have to deal with the custodian, you will have to deal with so many stakeholders or the government departments to make sure that you are on the right path. Amit ji, there is one format where angels are investing directly to the cap table. Second, there is a format where they go to an angel network, which are not maybe not having a license, but they will people who combine and put money to the company. There is third format which is angel fund, which is now coming up. इसके एक और ऊपर होता है which is the category 1 AIF, जहाँ पे आप blind pooling करते हो और आप investment करते हो. You have opened up 2 set of these funds. One is आपके पास में एक angel fund भी है जहाँ पे आप discretionary investments करते हो. Second, आपके पास में fluid ventures है which is sector focused, D2C focused. What was the idea behind opening up these 2 funds at a point? हाँ, तो इसके अंदर विजय क्या है कि जो हमने फ्लूइड वेंचर पहले बनाया उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस क्या आ रही थी कि लोग जो है कुछ अपनी चॉइसेस के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते थे। क्योंकि जैसे VC फंड में होता है कि आपने एक सेपरेट ट्रस्ट बना के उसके अंदर पैसा डाल दिया एंड द टिकट साइज इज ऑल्सो वेरी हाई, वी आर द एज पर SEBI वी कांट टेक मनी लेस देन 1 CR फ्रॉम एनी पर्सन। तो यू विल हैव टू पुट द मनी इन द ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर विल डिसाइड वेयर द मनी नीड्स टू गो एंड बेस्ड ऑन दैट डिसीजन द every person will have to contribute in the same proportion in which they have decided at the beginning. So there is no say about any startup. और बहुत सारी है ना लोगों को इन्वेस्टर्स को रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं उनके सर्टेन अपने रीजन्स के कारण। जैसे आई नो मैनी पीपल हु डोंट इन्वेस्ट इन नॉन वेज, देर आर मैनी पीपल हु डोंट इन्वेस्ट इन लेदर, there are few people who don't invest in alcohol as well. So that flexibility is not there and I realize कि उससे क्या होता है ना काफ़ी restrictions आ रही है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आया कि when you are investing in D2C will you invest in these companies as well? As a fund manager I can't take a decision alone. There is an investment committee which takes the decision and we can't restrict कि इसमें नहीं करेंगे या इसमें करेंगे। तो मुझे ये लगा कि अगर एक और फंड बनाया जाए जिसमें सबके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, टिकट साइज़ थोड़ा कम हो, जैसे एंजल फंड में 25 लाख रुपए का टिकट साइज़ होता है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years विच इज़ 5 लाख रुपीज़ पर एनम।
तो इससे लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर फ़न एलिमेंट को ऐड किया। हम कुछ ऑफलाइन इवेंट बीच बीच में करवाते रहते हैं जिसका नाम हमने फंड माई वेंचर रखा है। फंड माई वेंचर में क्या होता है, 5 स्टार्टअप पिच करती है ओवर द पीरियड ऑफ 2 आवर्स। People sit there, ask questions just like Shark Tank, and they enjoy the conversation and they learn this asset class as well. So that was the purpose I started another fund for taking care of all the people who want to become part of the angel investment. Perfect. It's kind of creating a funnel, helping those people to understand this category of investment, and then progressing them towards a blind pool. That's the beauty of, I guess, angel fund. I personally like. For that matter, why we applied for it was the same fashion that people want to create the diversification, but as per their own taste. Correct. They typically tend to, as you have a D2C focused fund, but if someone wants to invest only into, let's say, a B2B kind of a company, then again he can go and pick up those companies from the pool of opportunities and he can invest. That's how the angel fund works. इसमें ना विजय मैं एक और बात ऐड करूँगा। मैंने जो रियलाइज़ किया ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 इयर्स, इससे ना काफ़ी अटैचमेंट भी होती है इन्वेस्टर और स्टार्टअप की। Yes. जो पहला फंड है उसमें आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका फंड किस फाउंडर में लगा हुआ है। कई बार वो उसको फाउंडर को टीवी पर या कहीं देखते हैं और फिर हम बताते हैं कि अच्छा आपका फंड इसमें लगा होता है, तो दे फील सरप्राइज, अच्छा मैं तो इससे इतने दिन से मिल रहा था, आई वॉज नॉट अवेयर कि हमने इनडायरेक्टली वाया दिस फंड वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट। जब वो डिसीजन खुद लेते हैं तो उनको ये पता होता है कि इस फाउंडर को मैं इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि एंजल इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली पुटिंग द मनी इनटू द स्टार्टअप, इट इज़ हेल्पिंग द फाउंडर एज वेल, विच नॉर्मली फंड मैनेजर डू। बट इन एंजल फंड में क्या होता है कि वो इन्वेस्टर भी जब अटैच हो जाता है तो वो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आता है उस हेल्प का। तो मैंने तो काफ़ी बार देखा है जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं वो भी फाउंडर को काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि उसने पिच सुनी होती है और उसने किसी बेसिस पर अपना डिसीजन बनाया होता है, तो दे रियली वर्क लाइक एन एंजल इन्वेस्टर देयर। नहीं, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है, बिकॉज देयर वाज वन ऑफ आवर इन्वेस्टर जिन्होंने 35 लाख इन्वेस्ट किया था एक स्टार्टअप में, बट व्हेन ही मेट द फाउंडर और उनके साथ में बहुत डिस्कशंस हुई, नाउ ही हैज जॉइंड द कोर टीम ऑफ द स्टार्टअप एंड ही इज वर्किंग ओवर देयर एंड ही ऑलवेज अप्रेज किया, आप लोगों ने मिलवाया, दैट्स व्हाई आई एम देयर। इट्स अ राइट एग्जांपल बिकॉज पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स आल्सो, दे डोंट नो व्हिच कंपनी एक्सपोजर दे हैव, Correct. but when you come and take your own decisions in a startup, you listen to the pitch also of the founder and then you make your decisions. I guess that's a great point. So let's move towards your selection criteria, because आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपने ड्यू डिलिजेंसेस किए हैं स्टार्टअप के, यू हैव, एज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू अंडरस्टैंड द इंटरनल फाइनेंसेस ऑल्सो ऑफ द कंपनी, राइट? हाउ डू यू पिक अप अ कंपनी, लेट्स से नॉट सेक्टर फोकस्ड राइट नाउ, बट एनी कंपनी, उन कंपनीज के नंबर्स वैलिडेशन और डिलिजेंस में हाउ मच टाइम इट गोज एंड हाउ मच एक्सटर्नल एक्सपर्टीज यू रिक्वायर व्हेन यू डू दैट ऑल दैट काइंड ऑफ वर्क? सो विजय, मेरा अपना मानना है कि ये है कि कोई भी इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। और ये एक एसेट क्लास ऐसी है कि जिसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हम कई बार बात सुनते हैं और कहते हैं कि स्टार्टअप में पैसा केवल फाउंडर पे लगता है, विच इज़ इन ए वे राइट, बट इफ़ आई विल हैव टू स्ट्रक्चर दिस आंसर, जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो एक रीज़नेबल वेटेज दी जाती है फाउंडर को। ऐसा नहीं है कि केवल फाउंडर पर पैसा लगता है, क्योंकि जितने भी टिक मार्क्स हैं वो आपके जूनियर टीम चेक करके ही आपके पास क्यूरेटेड डील ऊपर तक लेके आती है। कि ये सबसे पहले कि अच्छा ये मार्केट साइज़ क्या है, ये जो आइडिया है ये फिजिबल भी है या नहीं है, कस्टमर रिस्पॉन्स क्या है, तो जितने भी फैक्टर्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन, एनीथिंग, रिवेन्यू मॉडल कैसा है, बिजनेस बनेगा या नहीं, वो चीज़ें पहले चेक हो जाती है। लेकिन अगर फाउंडर का लगता है किसी भी इन्वेस्टर को कि ये फाउंडर इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टार्टअप एक बड़ा ट्रिकी चीज़ है, यू हैव ए लिमिटेड रिसोर्स, आपको स्पीड भी दिखानी है, सब कुछ करना है, तो इसलिए क्या होता है कि फाउंडर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है उसके अंदर। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि हम हमेशा कहते हैं कि जो फंड लग रहे हैं वो फाउंडर पे लग रहे हैं, आइडिया पर नहीं लग रहे। और ये फैक्ट भी है कि आइडिया तो बहुत सारे लोगों के माइंड में होते हैं, बट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है वहाँ पर, वो मैटर करती है। तो इसीलिए हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ड्यू डिलिजेंस करते टाइम कि अभी तक की कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक क्या है कस्टमर्स का, उसका अपनी टीम मैनेजमेंट को लेके कैसा मानना है और कैसे वो अपनी टीम मैनेज करता है फाउंडर। तो ये सब फैक्टर्स को हम देख के कंसीडर करते हैं सबसे पहले, और चीज़ों को देखते हैं कि ओवरऑल टीम का कंपोजिशन कैसा है, अगर वहाँ पर 2-3 को फाउंडर हैं उनके बीच में कितना आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सो आफ्टर लुकिंग आउट ऑल दिस फैक्टर्स वो डिसाइड कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। That's very valid point कि इनिशियल स्टेज में इट्स मोर अ बेट ऑन द फाउंडर, बिकॉज वही एग्जीक्यूट करेगा आइडिया को। आइडिया इज इन एवरीवन्स माइंड, लेकिन हु एग्जीक्यूट्स इट्स काइंड ऑफ। एंड
But let's say the company now progresses. We, as before we started also, we were discussing some companies go flat out, right? कुछ स्टेज के बाद में the numbers become the major thing to showcase कि यार आपने पहले जो numbers दिखाए थे, now what numbers you're doing or you might be doing in future. What is your stance at that point of time when you're reconsidering reinvestment into those companies who have not performed very well during that last stance? देखिए इसका है ना डिप्लोमेटिक आंसर हो सकता है, बट एक रूल रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर, यू ओनली बैक द हीरोज। तो ये एक सच्चाई है, अगर हमें समझना चाहिए तो किसी भी फंड मैनेजर की लाइफ में क्या होता है कि जो उसके स्टार्टअप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं या करने की प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ पर वो अपना एक्सपोजर बढ़ाते जाते हैं। आप इमोशनली हेल्प कर सकते हो स्टार्टअप फाउंडर को, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से उनको पिविट करने में हेल्प कर सकते हो उन चीज़ों के ऊपर। कई बार क्या होता है कि नंबर कुछ इनिशियल स्टेज पर डीलेड है, कि टेक एन एग्जांपल कि अभी कोई चीज़ 6 महीने में परफॉर्म होनी थी, बट आपको लगता है कि किसी कारणों से ये चीज़ अभी 6 महीने में नहीं हो पाई बट 1 साल में हो पाई, तो डेफिनेटली हर इन्वेस्टर उसको बैक करेगा और उसको सपोर्ट करेगा उस स्टेज तक पहुँचने में जहाँ पर डिले चल रहा है। बट टेक एन एग्जाम्पल कि आपने एक आइडिया पर बैट लगाया और 6-9 महीने में ये डिसाइड हो चुका है कि ये आइडिया तो नहीं चलने वाला, कस्टमर नहीं खरीद रहे हैं या कस्टमर पैसा नहीं दे रहे हैं, या जो ये आइडिया था ये काफ़ी एड ऑफ टाइम है, तो उस केस में बेटर यही होता है कि हर फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि स्टार्टअप्स को समझाए कि ये आइडिया नहीं चल रहा है, आइदर शट इट डाउन और डू ए सर्टन पिवट इन द बिजनेस सो दैट इट बिकम सेंस फॉर एवरीवन। बिल्कुल। बट अगर आपके स्टार्टअप्स में नंबर अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी फास्ट चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हर फंड मैनेजर यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट करके उसमें एक्सपोजर बढ़ाए और उसको और जल्दी ग्रो करने में हेल्प करे, ताकि एग्जिट जल्दी से जल्दी आ सके, क्योंकि अल्टीमेटली तो अगर आपका एंट्री इंपॉर्टेंट है तो एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है उसमें। एब्सोल्युटली एंड आई रेजोनेट विद दिस बिकॉज जब आपको याद होगा कोविड स्टार्ट हुआ था इन 2020 मार्च अप्रैल के आसपास, फाउंडर्स वर गोइंग ड्राई बिकॉज उनका बिजनेस मॉडल ही रिपिवट हो रहा था, एंड द सेम काइंड ऑफ गाइडेंस वी वर गोइंग टू आवर पोर्टफोलियो कंपनीज कि आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाओ इफ़ दे आर प्लेइंग बेट। और वहाँ मैंने यही नोटिस किया ट्रेंड का कि दे वर इन्वेस्टिंग इन टू हीरोज। वो कह रहे थे अगर आपके साथ कुछ दिक्कत है, स्टे फॉर देयर, वी आर हेयर टू हेल्प यू बट नॉट विद मनी, वी विल कनेक्ट यू दिस। आई गेस दैट्स अ वेरी वैलिड अप्रोच। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स the expertise which you have built upon, that is D2C investments, right? And I know couple of, like on our platform we have pitched close to 15 startups who are D2C. जब भी कोई D2C investment आती है, I typically first name for me is you. So when you pick up a D2C brand, so what are your first selection criteria? Then I will go deep into it, but what are the selection criteria when you pick up a D2C brand? 3-4 criteria are extremely important for us. One is the niche प्रोडक्ट, वेदर दैट इज़ ए नीश प्रोडक्ट और नॉट। हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं मी टू प्रोडक्ट में, बिकॉज देर इज़ ए मार्केट फॉर मी टू प्रोडक्ट एज वेल, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिस आईपी पर हम बेट लगा रहे हैं। व्हाट इज मी टू प्रोडक्ट? Me Too product is where where there are already products in the market and you are copying those products and you are replicating that. There is no differentiation in that. So when I'm saying niche product, it means either the founder is creating a category or he is creating the product in a certain fashion which is entirely different from the existing product in the market. Right. So then once we see okay, the product is good, we are liking the product and there can be enough market for the product, then the important criteria for us is the gross margin. Because unless and until you have a right kind of gross margins in D2C, you can't make a good scalable business, because the more you will grow, you will lose more money. So there will be no break-even point at that startup. So ideally, we look for the startup where the gross margins are at least 65%. So that's what we are looking at. It can be here and there by few percentage, because sometimes you can achieve those number later on as well. So that is the important criteria. Then the second important criteria is what is the ROAS. ROAS is return on ad spend. If a founder is spending 1 rupees on advertisement and marketing, how much sale he is getting. In case the ROAS is less than 3x of the expenditure, we don't prefer to go with that unless and until there are specific reasons. Another important criteria is repeat customer. In case you are every time selling to a new customer and the repeat is not there, then also there are some issues. It means the existing customers are not liking that. Another important criteria for us is the frequency of the usage of that particular product. So there may be one product where the people may consume every week,
take an example of my portfolio company Master Chow, where you can have a possibility to eat noodle every week, maybe every day, maybe every month. And there is another company called SK Paris, where I believe once in a year you will buy the laptop bags or any kind of bags, etc. But there can be cross-selling as well. But this is the important criteria for us to see ki what will be the frequency of buying for a particular customer. Like for Coparo, there is a 5 liter bottle for the dishwash, which you may consume in a 1 month or 2 months. So it means the same customer will buy 6 times in a year. So that is extremely important criteria for us. And another last important criteria is that if what will be the break even point for this particular thing, and for that average order value is also extremely important, because your logistic costs are some way or other related to the average order value. So what is the average order value for a particular order? That will help us to understand, okay, if we are putting, let's say, 4-5 crore rupees in this company, where it will bring in terms of sale for that company, and at what stage it will be at break even point or maybe profitable. So these are the major criteria on which we decide whether we want to invest in this company or not. I will go back to a word which you used, right? Me Too products, right? So how do you pick up that Me Too product from the market? I'm taking an example of sanitary napkin pad, Yeah. where there are thousands of businesses, manufacturers are there who are selling the product in the different name. But unless and until there is a differentiation or some specific thing attached to that, maybe biodegradable sanitary pads or something like that, why some investors like us to invest in that? Because this is a kind of SMA business where everyone is doing. So unless and until there is some IP, intangible property associated with that, for which I can put some valuation, because we put the valuation for that intangible property at the end of the year, at the end of the life of the startup, what will we get? We will get an exit by selling that IP to some big giant or maybe to other competitor by selling that IP. Unless and until there is an IP which can protect from their competitor, I don't think that we should invest in that. I have seen companies who claim to be D2C, but maybe they are doing via some channels, right? Where their own brand name is not getting established. So how important is to invest into brands rather than only just selling the products in the initial time? श्योर तो विजय, ये ना एक डाउट लोगों को रहता है कि D2C का मतलब अगर मैं अपनी वेबसाइट से बेच रहा हूँ तो वो D2C है. इसका ऐसा नहीं है. D2C मीन्स यू हैव ए प्राइमरी डाटा of the customer available. Right. You know the persona of your customer. It doesn't make any difference if I am selling it through quick commerce or maybe marketplace. अगर मैं आज Amazon, Flipkart के थ्रू भी अपना सामान किसी एंड कस्टमर को बेच रहा हूँ विदाउट वाइट लेबलिंग, कस्टमर नो कि मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूँ, तो दीज ऑल आर चैनल. देयर कैन बी व्हाट्सएप commerce as well, where you can order something on WhatsApp. There can be Shopify website as well, which normally founders create, where people come on your website to buy the product. There can be other channel as well, quick commerce. So all these are channels. That doesn't change the definition of D2C. D2C means you know who is buying, at what frequency he is buying, what he is buying, and why he is buying. So if you have answers to these questions, you are very well D2C. कन्फ्यूज़न कहाँ आता है वो मैं बताता हूँ कि एक बेसिक थीसिस है D2C की, दैट यू शुड हैव ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द 4-5 इयर्स कि हम कई बार इंडिया की मार्केट को देख के सोचते हैं कि कस्टमाइजेशन D2C इज़ बेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट व्हाट आई रियलाइज़ कि अगर आप जैसे ही कस्टमाइजेशन के अंदर घुसते हैं या पर्सनलाइजेशन के अंदर घुसते हैं तो आपको स्केलेबिलिटी का चैलेंज आ जाता है. आप स्टक हो जाते हो एक पर्टिकुलर सेल पर जाके. तो अगर कोई D2C को इवेलुएट करना चाहता है एज ए फाउंडर या फिर एज एन इन्वेस्टर, उनको ज़रूर ये एलिमेंट देखना चाहिए कि पूरी साइकिल का कितना पार्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है. कई बार मैं इसको लेमैन की लैंग्वेज में ये भी कहता हूँ कि इसको ये देखना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनेगा या किसी के हाथ से बनेगा. तो जैसे ही आप फिजिकल एलिमेंट ले आते हो उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर, तो मुझे ये लगता है कि आपको स्केलेबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंज आता है. क्योंकि फैक्ट्री में कुछ भी माल बन रहा है आपका, कोई भी CPG प्रोडक्ट, उसमें आप इमीडिएटली स्केलेबल कर सकते हो. क्योंकि अगर आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री का जो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है जो वो अगर पूरी भी हो रही है, तो यू कैन यूज़ अदर फैक्ट्रीज एज वेल. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू शुड लुक एट द D2C. वंडरफुल. सो एज पर यू, आई गेस टू समराइज दिस, आप ये बोल रहे हो कि कहीं से भी बेचो, द ब्रांड शुड बी विजिबल इन ऑल फ्रंट्स, बट डू यू सी दैट स्लोली दे शुड हैव, जो हम हमेशा पूछते नहीं है फाउंडर से कि आपका एक अगर 100 रुपीज़ का सेल हुआ है,
So how much is being done from their own website and how much is done from omni channel? उसका जो आज penetration 40% है, let's say from own website, it should grow at a later stage और वो mix चलेगा. What's a ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विजय, इसका मैं आंसर करता हूँ. ये क्वेश्चन हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि जो हमने इससे लास्ट पॉइंट पूछा ब्रांड लॉयल्टी के बारे में, जब भी आप मार्केट प्लेस पे कोई सामान खरीदते हो तो क्वाइट पॉसिबल यू वर सर्चिंग सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू सीन दैट प्रोडक्ट एंड इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय दिस प्रोडक्ट यू बाय दैट प्रोडक्ट. तो एज ए इन्वेस्टर हमें ये कभी समझ नहीं आता है कि इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर या इन चैनल्स के ऊपर कस्टमर इनको ढूंढते हुए आया था या उसने बाय चांस कुछ ढूंढ रहा था और ये मिल गए. जब हमें ये लगता है कि एक कंपनी आके हमें बोलती है कि 60% कस्टमर तो मेरी वेबसाइट पर आके ही खरीदते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर ढूंढते हुए नहीं पहुंचा, उसने पर्टिकुलरली इस ब्रांड की वेबसाइट खोली और वहाँ से ऑर्डर किया इसको. इसका मतलब वो इसी को खरीदना चाह रहा था. How important it is for D2C brands to do their own manufacturing or contract manufacturing if done with good checks is good? I always prefer contract manufacturing because we always love those businesses which are asset light model. Yes. I always recommend to my portfolio company कि वही फंड अगर आप अपने स्टॉक में या फिर लेट्स से मार्केटिंग में लगाओगे तो दैट इज़ बेटर रादर देन सेटिंग अप योर ओन प्लांट. और ऑपरेशनल हैजल भी बहुत ज़्यादा है और किसी भी फाउंडर को मैंने नहीं देखा जिसकी एक्सपर्टाइज हो ऑपरेशंस रन करने में. लार्जली जिन फाउंडर्स में हमने इन्वेस्ट कर रखे दे आर वेरी गुड इन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एटसेट्रा. दे आर नॉट गुड इन ऑपरेशंस. और उसमें ना एक स्केलेबिलिटी का भी चैलेंज आता है कि लेट्स से अगर आपकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है एंड यू हैव योर ओन प्रमाइस, तो आप स्केल कैसे करेंगे? यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन होते हैं ना कि अगर आप बद्दी में बनवा रहे हो कोई सामान, तो लेट्स से बद्दी वाले के पास कैपेबिलिटी एग्जॉस्ट हो गई, देन यू विल गो टू जालंधर, यू विल गो टू थाने, यू हैव 100 ऑफ ऑप्शंस. और इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा भी फायदा है कि अगर आपका ज्योग्राफिकल पोजीशन सेम है कि आपकी सेल सारी तरफ से आ रही है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग विद इन ए डिफरेंट रीजन, ताकि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम हो जाए. अगर आप केवल नॉर्थ में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में और आपको बार बार सामान चेन्नई भेजना पड़ रहा है अपने वेयर हाउस में, क्योंकि एक स्टेज के बाद क्या होता है आपके खुद के वेयर हाउस बन जाते हैं. स्टार्ट यही होता है कि आपका एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस से शुरू होता है. जैसे ही आप 25-30 करोड़ रुपए की सेल से ऊपर निकलते हो देन यू नीड डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस टू सर्व द कस्टमर फास्टर. फिर कस्टमर में भी पेशेंस कम हो जाती है. पहले आप कह सकते हो कि चलो 4-5 दिन में माल आएगा, but then you will have to send that. So it is always better to go for a contractual manufacturing, spread it into the entire country, then set up your own warehouse and then go with all the channels. Now I have some linked question. हम पहले एक word पे focus कर रहे थे, that was customization, right? And now manufacturing, that is contract manufacturing. I just want to blend this into one sentence, right? Is there a limitation if you're going with contract manufacturing, then customization or innovating your product becomes little difficult because someone else is controlling your manufacture, you are dependent on his sources of raw materials and all those things. Is there a challenge? Absolutely, there is a challenge, and as I mentioned earlier, we should avoid customization. In case we really want to become a D2C brand, we should avoid that. But sometimes some part of Some customization innovation is required. Right. Then definitely you will find a right kind of partner who can do a customization for you. So take an example of my portfolio company Redesign, where they are into merchandise. Correct. So 80% of the merchandise are standardized, but they have to put the name or logo of the company, which they have their own facility. They bring all the things together in their factory, and they put whatever is required. So in third party, that is not practically possible. Many companies of D2C brand I have seen that they are just bringing products from outside, relabeling it and selling it to Indian customers, right? We have seen that in beauty products, very efficiently done by people, and very efficiently they failed also. Inefficiently they failed also. So I won't take a name, but there was a recent fallback of a company which was doing same. So how do you think on this area where investors should always be alert that they are only bringing products from outside, putting a label on it and trying to sell it to the customer? For our fund, it is a red flag. We normally don't invest in the company with just bringing some product from outside and relabeling it or recreating something. We always believe in something where they own the recipe or the process of manufacture it, or whatever is the composition of the product, they should own it. Ultimately, we are investing in the IP. In case you are just importing or buying from third party,
I normally call it as a trading, and I'm sure you will not be able to make a huge margin out of it as well. Correct. Because you are just buying and adding something and selling. So we totally avoid those companies which are doing trading. Let's move towards this. Let's say if they are even doing contract manufacturing, right? The service becomes a major issue. And I will just link it to previous question because you rightly said getting it outside, someone is manufacturing it for you and getting it to India. But then the service becomes an issue because your technicians are sitting across the border. How does the brand make sure that the service of their products, maybe it's an electronic or something else which require a service on a continuous motion, how do you make sure that they fulfill that? It's depend upon the founder's capability, that how he is managing that. In case he has given his particular IP to that contract manufacturing and he is manufacturing that as per his instructions, so definitely I am assuming that this is the onus of on the founder itself, that how he want to set up the service portions. And you are very rightly said that in sometimes what happens in the case of import, you can import it but the service become a challenge. Yes. But in most of the cases I have seen that in case it is less than 5%, people normally discard those product and give the new product to the user itself. But definitely if someone is using this process, he will have to think through about the service portion as well. Right. Because we have seen some precedents, right? Rightly said, discarding the product. Apple has been doing it for ages. They know they can't have technicians in every country. Correct. They will just, you go to replace an airport, they will They just replace take it and they will just give you discard new. it. Moving towards the tech side of it, right? Whenever companies come to us, maybe when we are evaluating, I see that tech companies can scale. That is very easy because on the same setup you can go enormous with this, right? But how do you see scalability comes for a D2C brand? Because यहाँ पे तो वो product बेच रहे हैं at to a market. What is the tech involvement you look into a company कि यार इतना tech stack तो होना चाहिए जिसके basis पे आप scale पाओगे. So what is the tech stack minimum you think into a company when you evaluate? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विजय. यही क्वेश्चन है ना, जब मैं D2C स्टार्ट कर रहा था मैंने भी किसी से पूछा, और मेरे किसी कन्वर्सेशन में मेरे जो एक कन्वर्सेशन थी उसमें निकल के आया कि आई सेड कि हम नॉन टेक में इन्वेस्ट करते हैं. तो समवन करेक्टेड मी वेरी वेल. ही सेड नहीं, योर प्रोडक्ट इज़ नॉन टेक बट योर प्रोडक्ट इज़ हाईली डिपेंडिंग अपॉन द टेक. Unless and until there will be a website built on the Shopify, you can't run the business. Unless and until there will be good payment solutions available to that, you can't recover the money from your investor. Unless and until there is a good tech which can manage your marketing, you can't communicate to your customer that what is the product all about. So if you will see, the D2C product itself is by the technology only. Yes. हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है. आप सोचिए कि आपने एक वेबसाइट से ऑर्डर किया और किसी कारण से वो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन कोरियर कंपनी को या लॉजिस्टिक कंपनी को नहीं पहुंच पाई. यहाँ पर आपका ट्रैक दिखा रहा है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है बट आपके पास सामान ही नहीं पहुंचा 5-6 दिनों में. तो कितना डीप टेक चाहिए इसके अंदर आपस में चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए कि आपके अगर फंड आए हैं तो बैंक में रिकनसाइल हो जाए, कोरियर कंपनी को इन्फॉर्मेशन चली जाए, वहाँ से पिक हो जाए, जब आपको डिलीवर होने वाला है आपके पास OTP आ जाए, सही बंदे को डिलीवर हो जाए. तो अगर D2C को देखें ना, पूरा टेक है, केवल वो प्रोडक्ट टेक नहीं है बट टेक ही है. तो अगर आप इन सारी चीज़ों को सोल्व कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से स्केलेबिलिटी बहुत फास्ट हो सकती है आपकी. अल्टीमेटली आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं. आप जितनी भी मैं टर्म्स यूज़ करूँगा इसके अंदर वो सारी टेक पर डिपेंडेंट है. D2C ब्रांड के लिए पॉसिबल तो नहीं है कि विजय का नाम याद रखे कि अच्छा विजय ने ये प्रोडक्ट पिछली बार फ्राइडे को मंगवाया था तो अब 1 महीना हो गया, इनका प्रोडक्ट खत्म हो गया होगा, अब मुझे रीटारगेट करना चाहिए. तो रीटारगेटिंग विल बी डन थ्रू AI. आपका पर्सोना क्या है, आपकी एज के बेस पे मुझे क्या प्रोडक्ट आपको ऑफर करना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी करेगी. तो आप कुछ भी देखें किसी भी चीज़ को तो टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है. केवल जो एंड में आप कंज्यूम कर रहे हो वो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है बस. यू राइटली पॉइंटेड आउट द साइड थिंग्स कि कई बार आपके शिपमेंट आप कह रहे हो निकल चुका है लेकिन वो पता ही नहीं है यूज़र को कि निकल गया. एंड दैट्स वेयर यूज़र एक्सपीरियंस गेट स्पॉइल्ड. हम Amazon से क्यों खरीदते हैं? बिकॉज हमें पता है कि वो पल पल की खबर दे रहा है कि हमारा प्रोडक्ट निकल चुका है. आज बंदा निकलेगा आपका प्रोडक्ट लेके और आपको और आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो कि नहीं मुझे 10 बजे नहीं चाहिए, मुझे 11 बजे चाहिए, मैं 11 बजे मिलूंगा. तो टेक्नोलॉजी के थ्रू यू कैन I can leave instructions on the app also. So there you're saying right thing that D2C brand should first invest into their own processes. एक बार वो प्रोसेस बन जाएगा आप उसको फटाफट रेप्लिकेट करके you can go big.
that's a very अभी हमारी D2C की बात चल रही है विजय, मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ इसके ऊपर, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स गलती करते हैं SKUs के ऊपर। कुछ स्टार्टअप्स को लगता है कि मुझे है ना पहले दिन ही 50 SKUs लाने पड़ेंगे ताकि कस्टमर जब मेरे पास आएगा तो कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेगा। और एज ए फंड मैनेजर हमारा क्या होता है कि जैसे ही कोई अपनी सेल बताता है, लेट्स से वो कहे कि एक X मंथ में मेरी सेल 1 लाख रुपए है, हम उसको सबसे पहले SKU से डिवाइड कर देते हैं। और अगर वो अमाउंट बहुत कम आ रही होती है तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस कंपनी में, क्योंकि हमें हीरो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। अगर आपके कम SKU हैं तो टेक एन एग्जांपल ऑफ माय पोर्टफोलियो कंपनी नीमन शूज़, जब हमने उसमें इन्वेस्ट किया तो केवल एक ही तरह का जूता आता था, दूसरी तरह का भी नहीं था। आपने यही खरीदना है तो खरीद लो। और मैं साइजेस को डिफरेंट SKUs नहीं मानता, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं तो SKUs, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में तो हर साइज इज़ अ डिफरेंट SKUs, तो इसको हम कैटेगरी भी कह सकते हैं या वो कह सकते हैं, बट सिंगल टाइप का शूज़ इन ए डिफरेंट साइजेस। तो आपके पास वो ग्रे कलर का ही शूज़ मिलेगा। तो दैट्स हाउ यू कैन सी द जर्नी कि अगर आपके बड़े सिलेक्टिव SKUs होते हैं और आपके कस्टमर उसको लाइक कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, तो आपको स्केलेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो आपके हीरो प्रोडक्ट बन जाते हैं। आपको बहुत सारी इन्वेंट्री नहीं रखनी, आपको सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस करना है। पहले आप उसी को अच्छी तरह इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो जब तक वो फुल फ्लैज मैच्योर प्रोडक्ट नहीं बन जाता है, फिर आप उसको धीरे धीरे करके स्केल कर सकते हो कुछ और SKUs के अंदर। तो जितने SKUs कम होते हैं उतना ही D2C के लिए अच्छा है मैनेज करने के लिए। वेरी ट्रू। बट व्हाट डू यू सी ए कॉम्पोजिशन? क्या जैसे आपने शू कंपनी का एग्जांपल दिया, ही इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन शू, टारगेटिंग लेट्स से ओनली टू अ स्पेसिफिक कस्टमर, बट दे शुड इवेंचुअली डाइवर्सिफाई और दे शुड स्टिक टू दैट प्रोडक्ट ओनली? नहीं, definitely diversification is important. I can give another example of Mamaearth as well, where there were only 4-5 SKUs. Now there is an entire chain of प्रोडक्ट, बट ब्रांड बनने के लिए थोड़ी वेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक FMCG कंपनी की तरह आपने 25 प्रोडक्ट पहले दिन ही निकाल दिए और आपने कहा कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा, हर प्रोडक्ट की सेल मेरी 1-1 लाख रुपए है, टोटल 25 लाख रुपए की सेल है। अब इन्वेस्टर को समझ ही नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट क्या लाइक कर रहा है, क्या डिसलाइक कर रहा है। किसी महीने में किसी प्रोडक्ट की सेल कम है, किसी में किसी की है। तो जब तक आप एक रीजनेबल स्टेज, जिसको मैं 25 करोड़ पर एनम की सेल बोलता हूँ, वहाँ नहीं पहुँचे, तो आपको एक रीजनेबल बड़े कम SKUs रखने चाहिए और आपको उनको फोकस करके उसको परफेक्ट बना लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट पहले दिन परफेक्ट नहीं होता। आप जितने कस्टमर फीडबैक ज़्यादा लोगे उतना ही वो परफेक्ट होता जाएगा। आपको अपने कस्टमर के बारे में पता लगने लग जाएगा, देन यू कैन डाइवर्सिफाई कि अच्छा अब मेरा कस्टमर कह रहा है कि इसकी बजाय मुझे ये भी चाहिए, देन यू कैन फोकस कि अच्छा एक लार्ज ऑडियंस ये मांग रही है तो आप उसमें चले जाओ। फिर उसमें उसको भी स्टेप बाय स्टेप करो, अचानक नहीं कि 100 SKUs बना दिए मैं सब कुछ बेच रहा हूँ। बहुत मुश्किल है वो, बहुत मुश्किल है। आप SKUs कंफ्यूज कर दोगे अपने यूज़र को। बट मेरे पास मुझे बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने 3 महीने हुए हैं हमें खोले हुए स्टार्टअप और हमारे 50 SKUs से ज़्यादा SKUs हैं, और हम क्योंकि कुछ तो बिक ही जाएगा। वो चलता नहीं है एक्चुअली। हाँ, वो चलता नहीं। इफ समवन लव्ड एप्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ देयर आईफोन्स एंड नाउ दे आर हैविंग वैराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बट उन्होंने एक अच्छा प्ले किया था विद द ब्रांड। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स कस्टमर सेगमेंटेशन, राइट? और जब भी D2C ब्रांड्स आते हैं, हमारा हमेशा हम फाउंडर हमेशा ये सोचता है कि मैं सबको बेच दूँ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि SKUs ले आता हूँ, कोई ना कोई तो खरीद लेगा। बट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, गिविंग एग्जाम्पल, आई गेस आई वॉज हियरिंग टू द फाउंडर्स एंड मॉम्स को, राइट? ही राइटली सेड कि मैंने सिर्फ मदर्स को टारगेट कर लिया है, मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर देम। उसके बाद उनकी बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं, नॉट ओनली मदरहुड, उसके बाद उनकी जो भी नीड्स हैं मैं मदर्स को ही टारगेट करूँगा। दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, राइट? So how do you see customer segmentation is, how important it is for brand to identify and then execute it? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो इंडिया में तो 140 करोड़ जनसंख्या है। आप 140 करोड़ के लिए तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते ना। इफ़ यू आर ए स्टार्टअप, यू हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज, डेफिनेटली यू विल हैव टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस हू मे बाय योर प्रोडक्ट। सो इफ़ यू विल टारगेट द राइट काइंड ऑफ कस्टमर, इफ इट इज़ फॉर Gen Z, you can target teenagers, if it is for old age, you will have to target that। तो मैं तो हमेशा स्टार्टअप्स को कहता हूँ आपका फोकस बड़ा सिंपल और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे टारगेट कस्टमर कौन है, और यही ब्यूटी है D2C की। अदरवाइज तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करो, सब कुछ कोई ना कोई खरीद ही लेगा। नाउ यू आर टारगेटिंग ए पर्टिकुलर सेगमेंट, अर्बन है, रूरल है, मेल है, फीमेल है, एज क्या है, क्या उसका पर्सोना है, किस तरह की कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्या प्राइस पॉइंट पे वो खरीद सकता है। तो आप जब इस सेगमेंट के अंदर जाके नहीं, अदरवाइज आपका क्या होगा कि आपका मार्केटिंग स्पेंड इतना बढ़ जाएगा कि आपको पता ही नहीं कि आपको टारगेट कितना करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो आपके लिए इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेगमेंट को डिफाइन करो और उस सेगमेंट पे ही फोकस रहें कुछ साल, फिर उस टारगेट को एक्सपेंड करते जाएं। That helps because
वो लोग जब अगर मार्केटिंग कैंपेन रन भी करते हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स, दे विल आस्क यू सेगमेंटेशन आपको किसको करना है. अगर आप जनरलाइज जाओगे तो आई गेस टू मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड इवन पीपल वो अंडरस्टैंड वो क्या बेचना चाहते हैं फॉर दैट मैटर. ओके, जस्ट टेल मी, बिकॉज व्हेन D2C ब्रांड्स केम इनटू पिक्चर इंडिया में, दे हैव टू, एज वी डिस्कस्ड, कि इंडिया में उनको आपको ब्रांड बनाना है, आपको पहले उनके साथ कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करनी है. हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ब्रिंग customer loyalty in India? How do you see Indian market? How loyal we are? Let's comment on Indians as a matter of fact. If I'll give the right answer, no, we are not very much loyal. अगर हमें कुछ भी ब्रांड उससे पसंद ज़्यादा आता है तो हम उसी की तरफ मूव कर जाते हैं. And also to touch, are we very price conscious for that matter? Discounts? वैल्यू कॉन्शियस. वी आर वैल्यू कॉन्शियस. आपने 3 बार आईफोन का एग्जांपल दिया. आप देखिए इंडिया में कितनी सेल हो रही है, तो वी आर डेफिनेटली नॉट ए प्राइस कॉन्शियस. क्योंकि अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये का भी आ रहा है और 1.5 लाख रुपये का भी आ रहा है. तो डेफिनेटली वी आर नॉट प्राइस कॉन्शियस, दैट इज़ फॉर श्योर. बट डेफिनेटली वी आर वेरी मच वैल्यू कॉन्शियस. हम 4 बार सोचते हैं कि अगर इस चीज़ पर मैं एक्स अमाउंट स्पेंड कर रहा हूँ तो क्या मुझे उतनी वर्थ मिल रही है या नहीं मिल रही. तो वो है, और इसीलिए हम लोग लॉयल्टी से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं कि अगर कोई और जगह पे हमें वैल्यू कॉन्शियसनेस मिल जाती है या वैल्यू हमें मिल रही है उस प्रोडक्ट की, तो हम बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं. जो आज से 15 साल पहले केस नहीं था कि अगर आप एक ब्रांड को आपने अडोप्ट कर लिया, यू विल कीप यूजिंग दैट प्रोडक्ट. आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते थे. तो 2 चीज़ें अभी हो रही है. एक तो जो यंग जनरेशन है, दैट इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल, विच वी वर नॉट एट आवर एज. एंड सेकेंड थिंग इज़ डेफिनेटली दे आर वेरी वैल्यू कॉन्शियस. अगर उनको महंगा भी प्रोडक्ट मिलता है और उससे ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है, दे मूव इमीडिएटली. And I guess very recently Uber CEO passed a similar statement. Okay. कि इंडिया में तो बहुत डिफिकल्ट है मार्केट बनाना, बिकॉज पीपल आर वेरी, एंड इफ वी सक्सीड इन इंडिया, विल सक्सीड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन योर वैल्यू इज. लेकिन अगर मैं इसी एग्जांपल पर देना चाहूँ ना, तो अभी हमने थर्ड कंपनी देखी है इसमें, जो ब्लू स्मार्ट जिसको हम सब जानते हैं, और हमें सबको पता है कि वो ओला और उबर से महंगी है. फिर भी आप देखिए किस तरह से ग्रो कर रहे हैं. तो इसीलिए मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वी आर नॉट एट ऑल प्राइस कॉन्शियस. वी आर पेइंग एक्स्ट्रा बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट बेटर सर्विस देयर. सो बिकॉज ऑफ सर्विसेज वी आर पेइंग प्रीमियम 20-25% टू गेट दैट सर्विसेज. वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. व्हेन यू आर स्पीकिंग, आई कुड रेजोनेट विद ऑल माय एग्जांपल्स. मैंने आजकल हर बार 20-30% का मार्जिन रखा हुआ है. इफ समथिंग ऑन Amazon is 1,000 rupees, I will spend 1250 rupees, but I should get a great experience from that product. I guess that's where we are heading towards. Correct. And people have money. I guess access to money is not a problem now, but the value is the right word. Okay. As you have taken all the great examples from your own portfolio, any mentionable company, when you saw that company and now how that company has progressed, what was the success story from your own portfolio? So I would like to mention here Coparo Clean. Simran is the founder, recently appeared on the Shark Tank as well. But why I am mentioning her name? Because the corporate governance of that company is extremely well. Okay. She do all the board meetings on time. She send all the data to all the investors very well on time. She keep us updated for everything. She take advice. She keep explaining ki what went wrong, what went right. So the discussion part is very good with that company. So I strongly believe whether you are in D2C or any company, if you have a good kind of corporate governance within your company, the success is the byproduct for that. Means that is by default that will come. Means no out for that. So my strong recommendation is that make sure that from very first day itself, make it good corporate governance for your company. I closely worked with the Mamaearth founder Varun Alag in the initial stage where I was the chartered accountant for him, and I have seen that he has given a great importance to the entire corporate governance or the processes. So once you set up the processes, it is very easy to manage that scalability part, because as a founder you can't do anything. So your role is to create the processes, your role is to create the governance, your role is to manage the people. That's the ultimately game in the startup ecosystem. Wonderful. And give me an example of, maybe without a name, but a company where you played a bet but that company didn't turn up well, and any challenges this company faced so that the founders don't repeat it. So yes, there is a company which is not doing well, but the reason are same. They went into the lots of things in customization. They were into the household things where you can customize anything like painting, etc. Again, they have their own factory, three-story factory, which was very difficult to manage. Sometimes labor strike, sometimes other issues,
कुछ ना कुछ हो रहा है फैक्ट्रीज के अंदर, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कभी कुछ नहीं है. तो देर वर लोट्स ऑफ चैलेंजेस. देन आई लर्न दैट इन केस देर इज लोट्स ऑफ कस्टमाइजेशन एंड यू आर वर्किंग इन योर ओन operational challenges, the growth is very difficult. And another example is that you should have a right mix of debt and equity as well. So I have seen many failure where in D2C sometimes chartered accountant like us suggest that equity is very expensive, while that is not the fact. To be very honest, you can stuck somewhere if you have took the money at very high rate of interest. So the right kind of rate of interest is extremely important when you are taking it debt. In case you are getting it at less than 12% per annum, still it is fine. But if you will think that I will take debt on 18% or 24% and I will serve it because I am making a good margin. Sometimes how we calculate कि भाई साल का 24% देना है तो महीने का तो 2% देना है, तो आई विल टर्न दिस अप, तो मैं अपने मार्जिन में 2% मार्जिन बढ़ा लेता हूँ इंटरेस्ट कॉस्ट का. बट वो होता नहीं है, क्योंकि कई बार आपका माल बनता है 90 दिन बाद बिकता है, उसके 1 महीने बाद पैसा आता है, तो 4 महीने का वो आपका 8% ही कट तो उधर ही चला गया, उतने मार्जिन होते नहीं. तो आपका अगर बर्न 8-10% से बढ़ गया तो फिर वो आपको वापस प्रेशर मार्केटिंग पर देना शुरू कर देता है. यू कांट स्पेंड दैट मनी इन द मार्केटिंग विच यू आर ट्राइंग. तो मेक श्योर दैट यू हैव ए राइट काइंड ऑफ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. डोंट गो एग्रेसिवली फॉर द डेट एट द इनिशियल स्टेज. डेट मेक्स सेंस वंस यू हैव रेज सीरीज ए, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास केवल बैकअप प्लान है ना. तो अर्ली स्टेज पे यू शुड अवॉइड एज मच एज यू कैन फॉर द डेट. Correct, because taking debt at the early stage is always going to make life difficult, because आपका revenue में से पहले आप marketing spend भी कर रहे हो on those things, and servicing interest is anyway a challenge for them. Tips for investors to pick up D2C brands. Why I'm saying this is because thanks to Shark Tank, we're taking, I guess, second, third time the name of a TV reality show which is very popular in India now. We keep on getting कॉल्स फ्रॉम आवर इन्वेस्टर्स कि ये शार्क टैंक पे डील आई थी, आपके प्लेटफॉर्म पे कब आ रही है. एंड सरप्राइजिंगली अभी एरोलीप इज़ अ वन कंपनी जिसको हमने 2 महीने 3 महीने पहले लॉन्च किया था, एंड वी वर सेंडिंग इन्विटेशंस टू इन्वेस्टर्स एंड ऑल. बट जैसे ही उसका एपिसोड लाइव एयर हुआ है, पीपल वांट टू जॉइन द वैगन ऑफ हाउ दिस ग्लैमर इंडस्ट्री हैज़ बीन टर्निंग अप अराउंड D2C ब्रांड्स. सो व्हाट इज द टिप फॉर इन्वेस्टर्स कि आज की डेट में वो सिर्फ फोमो के अंदर इन्वेस्ट ना कर दें ऐसी कंपनीज में, एंड हाउ टू पिक पॉइंट द राइट सेट ऑफ D2C कंपनीज to just summarize this whole conversation to एंजल इन्वेस्टर के लिए ना, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना है कि आपके साथ और लोग कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आज के दिन देखना कि इफ़ यू आर अलोन यू कांट हेल्प द कंपनी. तो आपको कोई इन्वेस्टर्स को ज़रूर देखना चाहिए कितना राउंड इन्वेस्ट कर रहा है, आप उस राउंड में कितना एक्सपोजर ले रहे हैं, कितना % एक्सपोजर ले रहे हैं. दैट इज़ द बेसिक थिंग. अगर हम D2C की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप 6 मंथ्स का डाटा निकाल के ग्रोथ जरूर देखें कि वो हर महीने 5% ग्रोथ कर रहा है या 10% ग्रोथ कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल. अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसका बॉटम लाइन किस तरफ जा रहा है. तो जैसे मेरा एक मेथड रहता है कि अगर टॉप लाइन लेट से 5% से ग्रो कर रहा है और बॉटम लाइन भी लॉस जो है वो 5% से बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कोई पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहाँ ब्रेक इवन है, तो ही स्पेंडिंग मोर एंड ही सो इन ए वे ही इज स्पॉन्सरिंग टू हिज कस्टमर, तो उसको सस्ते में दे रहा है. तो ये पैरामीटर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. दूसरा, हमेशा रिपीट कस्टमर का डाटा मंगवाना चाहिए कि कस्टमर बार बार खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, या वन ऑफ द केस है कि आप मार्केटिंग में कर रहे हो और वो खरीद के फिर उसके बाद दोबारा नहीं आ रहा है. तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग टू सी. तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है कि हीरो प्रोडक्ट्स को जरूर चेक करें, क्योंकि इसमें भी 80-20 का रेशो होता है. अगर आपके 10 प्रोडक्ट हैं तो कोई 2 या 3 प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके 80% सेल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. परेटो प्रिंसिपल इस पर एप्लीकेबल होता है. तो 20% का देखें कि वो कौन सी SKUs हैं जो 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल बिजनेसेस का. आपको इसी के अंदर से काफ़ी आंसर्स मिल जाएंगे. लेकिन अगर उसके बाद डीप जाना है तो रोआस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अगर मान लीजिए रोआस 2.5 है तो 100 रुपये सेल करने पर अगर आपकी 250 रुपये की सेल हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ करेक्शंस की ज़रूरत है. या तो आप कन्विंस हो जाइए कि इस फंडिंग के बाद वो 3 से ज़्यादा आ जाएगी, नहीं तो हमारा रहता है कि उस स्टार्टअप्स को हम अवॉइड करते हैं जहाँ पर 3 से कम का रोआस है. That's a magical number, I guess. That this tip is going to help a lot of investors because इसका भी एक नंबर लॉजिक है चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से. तो अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो जब भी कोई मुझसे पूछता था कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करें, तो मैं उसको कहता था आप 1/3 का प्रिंसिपल यूज़ कर लो. तो 1/3 का प्रिंसिपल क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट जो होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दैट शुड नॉट बी मोर देन 1/3. दैट्स व्हाई आई सेड कि ग्रोस मार्जिन शुड बी मोर देन 65%. इट मीन्स कि योर cost of production should not be more than 33-34%. Now come to the marketing part. It should not be more than 1/3, and the remaining 1/3 should be
for your indirect expenditure, and it includes your dividend or the net profit as well. So once you will grow, your gross cost of production will start reducing from 1/3 to let's say 20%. Your marketing will also start reducing from 33% to 20%. Then you will have a 60% for the indirect cost or for your net profit. So your profit will start increasing by the increase in sale. अमेजिंग मैकेनिज्म आई गेस. इस फॉर्मेट से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर फाउंडर भी हो, इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस इज एन अमेजिंग मैकेनिज्म. That is the pricing strategy for Pricing that. strategy for the founders. Amazing. So we have a section where we will pick up any company from our platform. Okay. And we will try to discuss your opinion on that company. Sure. Right. So our platform is spdeal.com. If you are a new investor, you can come on the platform, you can sign up, and you will find deals on it. You will even find sectors which interest you. You can just click on it and find things. Because Amit ji is with us, we will pick up D2C. There are 15 deals on the platform, and the first one is Skippy. I guess Skippy was popular because they came on Shark Tank. Yes. Season 1, I guess, and then they were also very popular in terms of ice pops. So, are you aware of this company? Yes, Heard of it, absolutely. right? So let's go with this. I guess let me just open up in detail. So Skippy has been found by Ravi and Anuja, right? And doing a revenue of 15 crores last year. That was 23 numbers. New numbers are anyway coming, and ARR is 36 crores. Will be closing towards this number. And they have done 9 million ice pops sold in 23. Gross margin 65%, which is the golden number which you rightly Correct. said, right? I guess that's coincide with them. And Shark Tank invested. They were raising around, and we are investing in this company, and I guess very popular on the platform also. So your opinion on this company, Skippy? तो इसकी पूरी जर्नी देखते हैं. देखिए इन्होंने क्या किया कि पूरा रीइन्वेंट किया जो हमारा बचपन था. आज इन्होंने एक टारगेट किया उस एज ग्रुप को, लेट्स से जो बच्चे हमारे वाली जनरेशन को नहीं देख पाए कि जिसके अंदर आप ये आपके पास बड़े इजीली एक्सेसिबल होता था और आप इसको फटाफट 1-2 मिनट में कंज्यूम करके ठंडा गोला आप ले लेते थे. तो इन्होंने क्या किया, उसको न्यू अवतार में प्रेजेंट किया और उसको लेके गए उसी तरफ जहाँ पर आप इमोशनली अटैच थे. तो अगर हम इसके शार्क टैंक वाले एपिसोड में भी जाएं तो 5 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया था क्योंकि वो इमोशनली भी इससे अटैच हो गए और उन्होंने एक ही मिनट में ये असेस कर लिया कि स्केलेबिलिटी फैक्टर इज़ देयर, क्योंकि आपके पैकेट में है, आप कहीं पर भी इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो. देयर इज़ नो चैलेंज इन ट्रांसपोर्टिंग दैट. ईजिली टू सेल है, किसी भी उस पर रखा जा सकता है. ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको आप शेल्फ पे नहीं रख सकते. मार्केटिंग इज़ वेरी इजी इन ओमनी चैनल और इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूम करना बहुत आसान काम है. दूसरा, कस्टमाइजेशन नहीं है, जो मैंने पहले कहा कि आपका एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, आप उसी को बेच रहे हो, केवल डिफरेंट कलर और डिफरेंट फ्लेवर में बेच रहे हो. तो अगर आपको कल को 10 फ्लेवर और भी इंट्रोड्यूस करने हो तो भी कोई नहीं है. तो अगर हम इन सारे पैरामीटर्स को देखें, नंबरों को मैं टच नहीं कर रहा, आपने बताया इन्होंने कहीं ना कहीं मेरा ही कोई सेशन सुन लिया होगा 60 जस्ट किडिंग, बट 65% मतलब दैट इज़ वेरी नॉन नंबर. तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सब पैरामीटर्स इसके ऊपर टिक हो रहे हैं. तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टअप टू इन्वेस्ट इन दैट. परफेक्ट एंड राइटली सेड, बिकॉज ये नॉस्टैल्जिक एक टच करता है किसी इन्वेस्टर का टच पॉइंट. एंड व्हेन वी सी इनटू दिस, बिकॉज व्हेन दिस केम बैक टू अस, शार्क टैंक सुनने के बाद दे केम एंड पिच्ड ऑन आवर प्लेटफॉर्म, माय फैक्टर वाज कि वी एज आई गेस जब हम लोग अपने टीनेज में थे और हम लोग कुछ खा लेते थे, बट नाउ वी डोंट ऑफर दैट सेम थिंग टू आवर किड्स ऑल्सो कि यार ये हाइजीनिक होगा नहीं होगा. बट दे टच द हाइजीन पार्ट ऑल्सो एंड आई गेस द प्रोडक्ट वॉज क्वाइट ब्रिलियंट टू सेल अगेन इन द मार्केट, राइट? इसमें मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, क्योंकि हम फूड कंपनी की बात कर रहे हैं, खाने से रिलेटेड. कोई भी इन्वेस्टर है तो वो एक शेल्फ लाइफ और देखता है चीज़ों की. तो अगर मान लीजिए हमारे पास 4 स्टार्टअप्स आते हैं और एक स्टार्टअप कहती है कि मेरी शेल्फ लाइफ केवल 15 दिन की है, तो हमें थोड़ा सा D2C के अंदर रिस्क हो जाता है कि अगर आपका 15 दिन में सामान नहीं बिका तो क्या होगा. तो आप कभी भी सुनेंगे पिचेस को तो वो बताएंगे, चाहे शार्क टैंक की बात करें या अपने प्लेटफॉर्म्स की बात करें, कि अभी मेरा प्रोडक्ट 6 महीने की शेल्फ लाइफ है, बट आई एम वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग इट 9 मंथ्स शेल्फ लाइफ. इट मीन्स इट विल गिव द कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर कि शेल्फ लाइफ रीजनेबल है, वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगी ओवरऑल इन्वेंट्री की. If let's say there is a founder out there who is listening to this and wants to apply at Fluid Ventures, what are the tick points you will check that okay, you are selected for our investments? So, and the way they can reach out to you. Sure. So for our fund, the basic criteria is that the monthly sales should be at least 50 lakh rupees, because we invest more than 3 crore rupees in a company. To reach at that valuation of 20 crore magical number, it is important that you should have at least ARR of 6 crore plus.
So that is the first criteria. Then gross margins are important criteria for us. Then ROAS is the third point which we see, and another thing is lesser SKUs. These are the 4 points on which we decide whether we want to meet with the founder or not. So that's how the entire journey of the discussion started. But these are the 4 important criteria on which. And your ticket size, any sector preference in D2C again? To be very honest, no. I always say that we learn lots of things from the founder. So founders come to us, they show their research that why this product will be scalable, what is their research. We are open for any kind of subsector. Don't have any restrictions, but definitely these are the important criteria where we can invest 3 crore rupees in the company. So typically 3 crore rupees is our sweet spot where we invest in the startup. Perfect. And how they reach out to you? Is there a Website? fluidvc.in. Thanks a lot, Amit ji. थैंक यू वेरी मच. अब व्हाट आई कैन से विजय, दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर ऐसा कंटेंट मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है जो उनको इन्वेस्टर की साइड से उनका व्यू पॉइंट बता सके. तो मोर देन दैट, इन्वेस्टर का काम केवल इन्वेस्ट करना नहीं है, कई बार मेंटर करना भी है. तो उसी हिसाब से देखें तो फंडिंग चाहे स्टार्टअप ढूंढ रहा हूँ या नहीं ढूंढ रहा हूँ, इस तरह के सेशन से ये ज़रूर है कि उनको अपने बिजनेस को स्केल करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर देख रहा है अल्टीमेटली आपको भी वही देखना है लास्ट में कि आप स्केल कर पाओ. तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. Thanks a lot. Thanks a lot. So I don't want to spoil this flow. On that note, we will close today's session. Any questions you may have to him or me, just drop in comments. We will happy to answer. Thanks a lot. थैंक यू.